जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसूजा स्टडी पॉइंट। देखिए, आज से हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। टॉप 5 मिक्स क्वेश्चन, जिसमें से कुछ करेंट का क्वेश्चन होगा तो कुछ जीके और जीएस का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन एक मेरा जो बोल रहा है, यहाँ देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन फर्स्ट मेरा बोल रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। यहाँ जो बोल रहा है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 है मेरा विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, नीरज मल्होत्रा और बजरंग पूनिया। तो इसमें जो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा यानी कि जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था, कहाँ हुआ था, एक कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया, जो 2021 में टोक्यो में हुआ है। तो इसमें नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो इन्हीं के सम्मान में जो गोल्ड मेडल भारत को जो मिला है, इन्हीं के सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मनाएंगे 7 अगस्त को। 7 अगस्त ही क्यों? क्योंकि जिस दिन ये मेडल जीते, गोल्ड जीते, उस दिन 7 अगस्त का दिन था, इसलिए 7 अगस्त के दिन से ही जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। इसमें देखिए, नीरज चोपड़ा यहाँ है, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो गोल्ड मेडल लाए हैं। तो इससे पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा, दो 2008 बीजिंग में ये शूटिंग में गोल्ड लाए हुए थे। तो क्वेश्चन 1 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, हाल ही में इसरो का कौन सा सैटेलाइट लॉन्च के बाद फेल हो गया। ऑप्शन है मेरा EOS-12, EOS-3, EOS-4, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो EOS-2, EOS-3, यानी कि यहाँ जो इसका राइट आंसर है मेरा EOS-3 है, यानी कि EOS का जो पूरा फुल फॉर्म हुआ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो हुआ क्या, 119 किलोमीटर वहां तक तो सही पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो असफल हो गया, वहां तक नहीं जा पाया। आप कहिएगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको कितना अधिक दूर तक इसको भेजना था। ठीक है, तो इसमें जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर इसको दूर भेजना था, लगभग इसके ऊपर 36,000 किलोमीटर के आसपास भेजना था। वैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट अधिकांश जो होते हैं वो लगभग 400 किलोमीटर के ही ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन हम इसरो ने इसका जो लक्ष्य था इसरो का, इसे 36,000 किलोमीटर ऊपर में भेजना था। 139 किलोमीटर तक तो ये गया, उसके बाद में इसका जो थर्ड स्टेज था वो काम करना बंद हो गया। देखिए समझिएगा, किसी भी सैटेलाइट का जो होता है, यहाँ देखिए ये सैटेलाइट हो गया, मान लिया जाए ये सैटेलाइट है, इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें कोर लिक्विड होता है, सेकेंड स्टेज में जो होता है सॉलिड होता है, थर्ड में जो होता है क्रायोजेनिक होता है, और इसके जो ऊपर जो होता है ये इसी में जाकर के पेलोड होता है जिसमें सैटेलाइट होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तक ये सही काम किया, उसके बाद जो इसका जो थर्ड स्टेज था यहाँ से काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसरो के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेलियर इज ए पार्ट ऑफ जर्नी। इससे पहले भी हमने देखा है कि नासा का बहुत सा ग्लोरी सैटेलाइट जो था वो असफल हो गया, और बहुत जल्द उम्मीद है कि ये इस परेशानी को इसरो के द्वारा 1 से 2 सप्ताह के अंदर में फिर से ठीक कर लिया जाएगा, और फिर से जो हम देखेंगे कि नए लॉन्च होगा। क्वेश्चन 3 मेरा कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध
दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसमें जो मेरा ऑप्शन है ये देखिए, परुष्णी ऑप्शन है, अस्किनी है, चिनाब है। अस्किनी यानी कि चिनाब नदी, विपाशा यानी कि ब्यास, वितस्ता यानी कि झेलम नदी। तो ये जो ऑप्शन हम देख रहे हैं था, तो ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि जो रावी नदी है उस नदी को परुष्णी नदी नाम दिया गया, और चिनाब को अस्किनी नाम दिया गया, ब्यास को विपाशा कहा गया और झेलम को वितस्ता नदी कहा गया। तो ऋग वैदिक काल का जो दसरा युग जो ये युद्ध हुआ वो परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ। इसमें क्या हुआ देखिए, ये जो युद्ध था दशराज युद्ध यानी कि एक कबीले का युद्ध था। इसमें एक कबीले का एक तरफ जो था पुरु कबीला था, इसे हम मित्र संघ बोले, इसका नाम था मित्र संघ। और सेकेंड में जो था वो भारत समुदाय था। पुरु कबीला जो मित्र संघ था, इसका जो सलाहकार थे विश्वामित्र था, और भारत समुदाय का गुरु वशिष्ठ। तो इसमें क्या होता है कि भारत जो समुदाय है वो इस युद्ध में विजय पाता है, और इसी के बाद भारत पर आर्यों का जो होता है, भारत पर आर्यों का शासन शुरू हो जाता है। तो ऋग वैदिक काल में, तो देखिए ऋग वेद के संबंध में थोड़ा जान लीजिए। ऋग वेद क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग वेद का जो रचनाकार थे वो गुरु विश्वामित्र ही थे। तो विश्वामित्र ने ही ऋग वैदिक 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन जो किया है वो 10वें मंडल यानी कि कुल जो 10 मंडल है ऋग्वेद का, जो टोटल 10 मंडल है, उस मंडल के 7वें मंडल में वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडल है 10 मंडल है। इसमें से जो महत्वपूर्ण मंडल है उस मंडल को देखिएगा। थर्ड मंडल जो है ये, इसमें गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, ये तीसरे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये तीसरे मंडल में है। और इसका जो 7वां मंडल जो देख रहे हैं, इसमें 10, यहाँ जो देखिए 10 राग युद्ध का वर्णन है, और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का। और 10वें मंडल में 4 पुरुष सूक्त का वर्णन है। जो सारे जो वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 10वें मंडल में है। तो इसका जो हमें देखिए, और एक बात यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? तो सरस्वती नदी को ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, जिस नदी का आज अस्तित्व जो है वो विलुप्त हो चुका है। और ऋग वैदिक जो ग्रंथ है, इसमें ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 4 मेरा देखिए कह रहा है कि संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में काफी गलती होने की संभावना रहती है। तो चेर है, चोल है, पांडे है, पल्लव है। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब कि वंश था, राज्य था, जो मतलब संगम युग में नहीं था। तो चेर, चोल, पांडे, इस तीनों का उल्लेख हमें मिलता है संगम काल में, लेकिन पल्लव का जो है इसमें हमें नहीं मिलता है। तो चेर वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था सेनगुटवन था, याद रखिएगा, सेनगुटवन। इसने पत्नी पूजा या कन्या पूजा की शुरुआत की थी। और चोल का, इसका जो विजयालय जो, और इसका जो सबसे प्रतापी जो शासक था वो कारिकल हुआ। कारिकल, इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और भारत में मिला लिया। तो क्वेश्चन यहाँ मेरा एक और बनता है कि चोल वंश का कौन सा किस शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर उसे भारत में अंततः मिला लिया? तो कारिकल ने। और पांडे का, इसका वर्णन हमें मेगास्थनीज में देखने को मिलता है, ठीक है। और मेगास्थनीज में पांडे राज के बारे में बताया गया है कि संभवतः यहाँ का जो शासन था वो स्त्री प्रधान था, यानी कि यहाँ का जो सत्ता था वो स्त्री के हाथों में था।
और पल्लव, इसका जो संस्थापक था वो श्री विष्णु था। और इसका कभी कभी प्रतीक पूछ देता है कि चोल का जो प्रतीक था, जो झंडा पर प्रतीक था वो क्या था। तो चोल का, शेर का जो था वो धनुष था, इंपॉर्टेंट है। चोल का जो था वो बाघ था, पांडे का जो था वो मछली था। तो इतना काफी है, ठीक है। तो इसका जो हमें कौन सा राज्य नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी हो जाएगा, पल्लव। क्वेश्चन 5 है। ऐसे क्वेश्चन में काफी गलती होने की संभावना होता है, क्योंकि यहाँ हमें बक्सर का युद्ध दिमाग में घूमते रहता है। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि पलासी का जो लड़ाई लड़ा वो कब लड़ा गया। तो 23 पलासी का जो युद्ध हुआ वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। तो हमें यहाँ पता चला है। तो देखिए, अब मुगल सम्राट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुगल सम्राट का जो अध्ययन हमने किए हैं वो मुख्यतः मेन जो बाबर है, बाबर से शुरू होकर के औरंगजेब तक जाता है, यहाँ तक जाता है। लेकिन हम देखते हैं क्या कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शुरू होता है उत्तर मुगल काल शुरू होता है। इसमें जो शासक होते हैं थोड़े कमजोर शासक होते हैं, तो उत्तर मुगल काल शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? 1707 से लेकर के 1857 तक चलता है उत्तर मुगल काल। 1857 को जो सिपाही महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था वहां तक। इसके बाद उत्तर मुगल काल समाप्त हो जाता है। तो उत्तर मुगल काल, अहमद शाह के बारे में देखिए, ऑप्शन ये दे रहा है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम, आलमगीर द्वितीय। तो हमें ये देखना है कि अहमद शाह का कार्यकाल कितने तक था, मोहम्मद शाह का कितना था। तो मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल था। शाह आलम का 1759 से लेकर के 1806 तक था। और आलमगीर द्वितीय का 1754 से लेकर के 58 तक था। और इसका जो था अहमद शाह का 1700, इसका शासनकाल 1719 भूल रहे हैं, इसका देखना होगा 17। लेकिन हमें देखिए यहाँ मिल गया ना कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। तो शाह आलम द्वितीय यहाँ देखिए 1759 से 1806 तक। तो इसमें जो 1764 में हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। और आलमगीर द्वितीय 1754 से 58। तो हमें यहाँ जो 23 जून 1757 को हुआ था क्या, पलासी का युद्ध। तो इस समय जो शासक है 1754 से लेकर के 58 तक ये आलमगीर द्वितीय है। तो 1700 अहमद शाह का 1749 से 54 था, 48 से 54 था शायद। इसमें पहला अब्दाली जो आक्रमण होता है, पहला अब्दाली आक्रमण 1748 में जो होता है, इसी के साथ अहमद शाह के समय में ही होता है। और मोहम्मद शाह से क्वेश्चन बनता है कि किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो रंगीला बादशाह ईरान का जो नेपोलियन नादिर शाह है 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया। और शाह आलम द्वितीय इसे बक्सर का युद्ध 1764 बक्सर का युद्ध, उस समय सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ देखे हैं, ठीक है। तो बहुत दिन से वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से मेरा कोशिश रहेगा कि हमेशा 1 या 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।